पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी को पीएम मोदी का कितना खौफ है। राहुल गांधी समझ गए हैं कि पीएम मोदी के रहते उनकी या कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। वहीं अब कांग्रेस के लोगों को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, इसलिए ही तो कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी नए नए प्रपंच रच रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को अपने झांसे में लेने के लिए। दर्शकों, राहुल गांधी ये सपना देख रहे हैं कि मोदी सरकार की सत्ता से विदाई होने वाली है, लेकिन कांग्रेस को ही झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लग गई है, उससे साफ है कि राहुल गांधी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वो पीएम मोदी की सरकार को गिराने का सपना कैसे देख सकते हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने एक और नया दावा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। वहीं बैठक में राहुल गांधी का भाषण सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। जानकारी के अनुसार बैठक में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मोदी का टाइम खत्म हो गया है और बीजेपी में मोदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी का शासन अंतिम दौर में है और मौजूदा सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि पार्टी के पास ये बड़ा अवसर है और अगर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे तो सरकार को मुश्किल में डाला जा सकता है। राहुल गांधी ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को लगातार आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है ताकि अवसर मिलने पर बीजेपी को राजनीतिक तौर पर चुनौती दी जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी में इस्तीफे नहीं रुक रहे हैं। दरअसल गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक से पहले कांग्रेस के 108 बीएलए ने इस्तीफा दे दिया। खड़गे को गोवा में बीएलए की बैठक को संबोधित करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बीएलए इस्तीफा दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के गोवा दौरे के दौरान पार्टी के जमीनी संगठन से जुड़े 108 बीएलए के इस्तीफे से कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी जो ये सपना देख रहे हैं कि अब मोदी का टाइम खत्म हो गया है, उन्हें पहले कांग्रेस को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी अपने नेताओं से कह रहे हैं कि अब मोदी का टाइम खत्म हो गया है और बीजेपी में उनका विकल्प ढूंढा जा रहा है। मतलब एक तरह से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि पीएम मोदी के रहते उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल है। कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि पीएम मोदी के रहते राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही राहुल गांधी अपने नेताओं को झूठा भरोसा दिला रहे हैं कि मोदी का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि पीएम मोदी के ही हाथों में देश सुरक्षित है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, राहुल गांधी जेनजी और युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ही कांग्रेस ने बैठक में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ही विशेष चर्चा की। कांग्रेस ने तय किया कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। इसके तहत पार्टी ने नेताओं को विभिन्न जिले और शैक्षणिक संस्थाओं में भेजा जाएगा। जहां राहुल गांधी स्वयं नहीं पहुंच पाए, वहां युवा नेताओं को भेजा जाएगा। पार्टी देश के करीब 200 जिलों को चिन्हित करने की तैयारी में है, जहां छात्रों और युवाओं के बीच सीधे संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी भी बड़ा फैसला लेकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल देश में इन दिनों युवाओं और खास तौर पर जेनजी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बीच अब राजनीतिक दलों ने इस जनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी भेजने की योजना बना रही है। मंत्री वहां युवाओं से बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और देश के सामने मौजूद तमाम मुद्दों पर उनकी राय को बेहतर ढंग से समझेंगे। इस पहल का नाम वन डे वन यूनिवर्सिटी रखा गया है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों के साथ बातचीत के लिए कहा गया है। मोदी सरकार का टारगेट जेनजी आउटरीच प्रोग्राम से इन युवाओं तक पहुंचना है, जो अपनी राय खुलकर रखते हैं और खुद से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। मंत्री अलग अलग विषयों पर युवाओं से बातचीत करेंगे और उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं, खास तौर पर छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को यूनिवर्सिटी और मंत्रियों के दौरे के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दी गई है।
कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी का ये ब्रह्मास्त्र कांग्रेस और राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। दर्शकों, कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। दरअसल वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया है। सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थी। लेकिन अब वंदे मातरम पर जारी विवाद के बीच बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में वंदे मातरम के गायन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें निष्कर्ष ये निकाला गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम को लेकर 1937 प्रस्ताव को ही मानेंगे, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरू के 2 पैरा ही गाए जाएंगे। ऐसे में साफ ये हो गया है कि उस दिन सोनिया गांधी वंदे मातरम पर ही रोक लगवाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख पर निशाना साधा है। अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये देश विरोधी फैसला है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के फैसले की निंदा करती है। पूरा गीत राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरा गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह ने चेन्नई में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया है। पूरा गीत राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 80 साल बाद सुधारा है। देश की जनता उसका विरोध नहीं सहेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रगीत पूरा न गाना अवहेलना है। इस फैसले ने कांग्रेस के तुष्टीकरण की पुष्टि की है। ये संसद में पारित एक्ट को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। शाह ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी जनता के बीच जाकर कांग्रेस के फैसले का विरोध करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की उस गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी दिया है। कांग्रेस का यह फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने के कांग्रेस के फैसले पर जोरदार हमला किया है। नितिन नवीन ने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस ने अपमान को अपनी नीति बनाकर उसे अपना आचरण बना लिया है और उसके लिए राष्ट्र के स्वाभिमान को भी गिरवी रख दिया है। नितिन नवीन का आरोप है कि हाल ही में यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, जिसे तब कांग्रेस की ओर से संयोग बताकर टाल दिया गया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम की कथित एकमात्र उत्तराधिकारी होने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने फैसला लेकर साबित कर दिया कि उसके लिए पार्टी देश से ऊपर है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान, संसद और देश से ऊपर अपने पार्टी प्रस्ताव को मान रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस का मौजूदा रुख उसके 1937 के फैसले जैसा ही है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताया। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए उसे आज की नई मुस्लिम लीग करार दिया। त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम लीग ने 1931 और 1937 में वंदे मातरम के पूरे संस्करण का विरोध किया था। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने उसी रुख को दोहराकर अपने लिए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पुराने फैसले को बदलने या उस अध्याय को सुधारने की बजाय उसे फिर से अपना लिया है। तो देखा आपने कि कैसे वंदे मातरम पर कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उससे देश के लोग हैरान हैं और पार्टी ने बता दिया है कि उसे सिर्फ तुष्टीकरण से मतलब है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी इसकी अगुवाई करेंगे। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है, जो हिंसा को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोपों की जांच करेगी। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के अलावा इस समिति के बाकी 4 सदस्यों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शैलिंदर कौर, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR बिश्नोई को भी मेंबर बनाया गया है। ऐसे में साफ है कि सीजेपी के लोग जो चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। बिना जांच के हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर FIR वापस नहीं होंगे। यही वजह है कि सीजेपी के लोग केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए एक वीडियो से सब हैरान हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ISI समर्थित आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद घबराए हुए भट्टी ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए 253 आतंकवादी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं। एक वीडियो में ISI के प्यादे और गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने दावा किया कि उसके आतंकी नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दर्जनों लोग असल में सीजेपी के समर्थक हैं और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोग हैं।
शहजाद भट्टी ने अमित शाह और मोदी सरकार को भी चुनौती दी कि वो गिरफ्तार लोगों की तस्वीरें और उनसे जब्त किए गए हथियार सार्वजनिक करें, साथ ही उन हथियारों के मूल देश की भी पुष्टि करें। भारत की बड़ी कार्यवाही के बाद पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी कर गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। भट्टी ने दावा किया कि पकड़े गए लोग उसके नेटवर्क के नहीं बल्कि सीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। दरअसल अमित शाह ने ट्वीट किया है कि हमने शहजाद भट्टी के 200 से ज्यादा साथियों को पकड़ा है। आपको यही दिखाया जा रहा है और मीडिया भी यही दिखा रहा है, लेकिन असलियत ये नहीं है। ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। जो लोग जंतर मंतर गए थे वहां भी हमारी तस्वीरें और वीडियो बनाए गए थे। शहजाद भट्टी ने कहा कि अपने आतंकी नेटवर्क के तबाह होने के बावजूद अपनी ताकत और मौजूदगी बनाए रखने के लिए भट्टी ने आगे दावा किया कि उसके करीब 3000 लोग भारत में आजादी से घूम रहे हैं। वहीं उस पाकिस्तानी जिहादी ने सीजेपी के कॉकरोच उसकी नजर में सीजेपी से जुड़े लोगों को कानूनी और आर्थिक मदद देने की भी पेशकश की है अगर वो उससे संपर्क करें। इसके अलावा भट्टी ने आईएसआई के पुराने तरीके से सिखों के प्रति हमदर्दी वाला दांव खेला और दावा किया कि भारतीय सरकार वोट पाने के लिए सिखों को आपस में लड़ाती है। वहीं भट्टी ने जिस तरह से सीजेपी से जुड़े लोगों को कानूनी और आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है वो काफी हैरान करने वाली है। यानी उसका संदेश सिर्फ भारतीय कार्यवाही को नकारने तक सीमित नहीं है, वो कथित समर्थकों और संभावित संपर्कों के बीच ये संदेश देने की कोशिश करता दिख रहा है कि नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है। भट्टी के बयान में जंतर मंतर का जिक्र भी खास है। हाल के प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान से जुड़े कथित मॉड्यूल के जरिए माहौल का फायदा उठाने की जांच पहल से चल रही है। पंजाब पुलिस ने भी पहले दावा किया था कि आईएसआई समर्थित एक मॉड्यूल ने जंतर मंतर पर हमले की योजना बनाई थी और कुछ आरोपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पहुंचे थे। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव थे जो फर्जी वीडियो शेयर करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं विदेशी फंडिंग को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया था कि प्रोटेस्ट में 2000 से ज्यादा ऐसे लोग शामिल थे जिन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों ऐसे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वहीं दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी शामिल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। तो देखा आपने कि कैसे खुलासे से सीजेपी प्रोटेस्ट सवालों के घेरे में है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की इस दलील से असहमति जताई है कि एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। टॉप कोर्ट ने कहा कि वो स्पीकर की भूमिका नहीं निभा सकता और विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकता। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट की माने तो सुनवाई के दौरान जज ने यूबीटी गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत से पूछा कि क्या कोर्ट आज ऐसा कोई फैसला दे सकती है जिससे शिंदे अयोग्य घोषित हो जाए, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया था और शिंदे नए चुनावों के बाद फिर से चुने जा चुके हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि शिंदे को किसी गैर कानूनी काम के आधार पर निष्पक्षता या न्याय का फायदा नहीं दिया जा सकता। विडंबना यह है कि आप अपनी वैधता को एक गैर कानूनी काम पर आधारित करते हैं और वो गैर कानूनी स्थिति सालों तक बनी रहती है। और अब जब कोर्ट से कहेंगे कि चूंकि ये सालों से चल रहा है इसलिए इसे वैधता दी जाए, ये सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि 39 बागी विधायकों ने स्पीकर के सामने अपने हलफनामों के साथ 2018 के पार्टी संविधान को संलग्न किया था। बाद में उन्होंने इसे वकीलों की गिनती बताया। सिब्बल ने यह भी कहा कि स्पीकर का फैसला काफी हद तक सुभाष देसाई मामले में संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ था। वहीं विधायकों की सूरत और गुवाहाटी जाने और फिर बीजेपी में शामिल होने का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि यह दल बदल का एक स्पष्ट मामला है और कोर्ट को दल बदल के पाप को शुरुआत में ही रोकना चाहिए। कपिल सिब्बल ने राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य केस जो 2003 में बहुजन समाज पार्टी में हुई टूट से जुड़ा था उसका जिक्र करते हुए सीनियर वकील ने तर्क दिया कि किसी अलग हुए विधायक का विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नर से मिलना 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(b) का उल्लंघन है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। उद्धव ठाकरे की एक और याचिका भी बेंच के सामने लिस्टेड थी जिसमें भारत के चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी और उन्हें धनुष बाण का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने पूछा
कि क्या कोर्ट स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकती है। ये मामला एक काल्पनिक स्थिति जैसा है जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान किसी को जरूरत से ज्यादा सजा दी गई हो। वहीं शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कपिल सिब्बल एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उसको जरा गौर कीजिए आप और फिर बताइए। जो 2 साल पहले वही तर्क था, आज भी वही तर्क है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि संवैधानिक सरकार हमने बनाई थी और लोगों ने उसको समर्थन दिया, फिर से भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बन गई, इसलिए इतना ही काफी है। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जब विपक्ष के लोगों की तरफ से बोलता है तब वो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। चुनाव आयोग जब उनके खिलाफ बोलता है तो चुनाव आयोग गलत होता है। तब चुनाव आयोग को भी गालियां देने वाले लोग हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का खेल बिगड़ता जा रहा है। सिब्बल लाख दलील दे रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन ठाकरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में एक बार फिर सिब्बल पर सवाल उठ रहा है कि कैसे वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। शिंदे ने ये भी साफ कर दिया है कि सिब्बल के पास कोई दलील नहीं है, एक ही बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें